हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रिचा है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है अपग्रेड। ये मूवी 2018 में आई हुई एक साइबर फंक एक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है ली वॉर्नर ने। कैसे एक छोटी सी चिप एक पैरालाइज्ड आदमी को फिर से नॉर्मल बना देती है और असीम ताकतों का मालिक भी, और फिर कैसे वही चिप उसी आदमी और इस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करती है। यही है इस मूवी की कहानी। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और इस मूवी को काफी क्रिटिकल अक्लेम भी मिला है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है ग्रे और उसकी वाइफ आशा। ग्रे एक कार मैकेनिक है जो कार्स को रिपेयर करता है और आशा एक टेक्नोलॉजी फर्म में काम करती है। आशा का घर और कार दोनों ही एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से ब्लेस्ड थे। आशा अपना काम खत्म करके घर आती है जब ग्रे उसे बताता है कि आज रात उसे किसी की कार डिलीवर करने उसके घर जाना है और वो आशा को भी अपने साथ चलने को कहता है, जिसपे आशा कहती है कि उसे काम है और वो नहीं आ सकती। लेकिन ग्रे उसे साथ चलने को कहता है और कहता है कि जिस आदमी की कार डिलीवर करने वो जा रहा है उसका घर आशा को बहुत पसंद आएगा, जिसपे आशा मान जाती है और ग्रे और आशा एरन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच के आशा देखती है कि एरन का घर काफी अलग तरीके का था और वो भी काफी टेक्नोलॉजी से लैस था, जिसको देख के आशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या ऐसा घर भी हो सकता है। तभी उसे वहाँ एरन दिखता है जहाँ एरन खुद का बनाया हुआ एक बादल दिखाता है। ग्रे एरन को आशा से मिलवाता है। एरन को देख के आशा समझ जाती है कि वो एरन कीन है, वहाँ की फेमस कंपनी वेसल कंप्यूटर्स का मालिक। आशा बताती है कि वो भी एक टेक्नोलॉजिकल फर्म के लिए काम करती है जिसका नाम है कोबाल्ट, जो आर्मी में घायल हुए जवानों के लिए रोबोटिक हाथ पैर बनाते हैं। एरन आशा और ग्रे को एक छोटी सी चिप दिखाता है जिसका नाम है स्टेम। एरन कहता है कि ये छोटी सी चिप सब कुछ कर सकती है, किसी से बात कर सकती है, कुछ भी कैलकुलेट कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है, जिसको लेकर एरन और ग्रे में बहस हो जाती है क्योंकि ग्रे को लगता है कि इन सब चीजों की वजह से काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। और आशा और ग्रे वहाँ से अपने घर की तरफ अपनी कार में निकल जाते हैं। आशा की कार टेक्नोलॉजी से लैस थी जिसको उनका खुद का बनाया हुआ सिस्टम कारा चला रही थी। अचानक कार में कुछ खराबी आ जाती है और कार उनके घर से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। आशा और ग्रे उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो कार नहीं रुकती और उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनकी लड़ाई ग्रे से हो जाती है और वो आशा को गोली मार देते हैं और ग्रे भी इन सब चीजों में काफी घायल हो जाता है। वहीं आशा की मौत हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं। ग्रे अपने घर आ जाता है। ग्रे अब पैरालाइज हो चुका है, इसलिए अब वो व्हील चेयर पे ही रहता है। उसकी हेल्प करने के लिए कुछ मशीन्स थी जो कि उसे खाना बना के दे सकती थी, उसको दवाइयाँ दे सकती थी और अब उसकी मॉम पैमेला भी उन्हीं के साथ रहने लगी थी ताकि वो ग्रे का ख्याल रख सके। एक दिन ग्रे और उसकी मॉम पैमेला पुलिस स्टेशन जाते हैं डिटेक्टिव कॉर्टिस से मिलने, जो कि उसके केस की छानबीन कर रही थी। ग्रे पूछता है कि क्या उन लोगों के बारे में कुछ पता चला, जिसपे डिटेक्टिव कॉर्टिस कहती हैं कि अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। ग्रे नाराज हो जाता है और ग्रे और उसकी मॉम पुलिस स्टेशन से घर चले जाते हैं। आशा की मौत के बाद ग्रे अब जीना नहीं चाहता था। वो खुद की जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है, इसलिए वो मेडिसिन की ओवरडोज ले लेता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उनके घर को कंट्रोल कर रही कंप्यूटर कारा एक एम्बुलेंस बुला लेती है ताकि ग्रे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। ग्रे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसकी जान बच जाती है, जहां एरन उससे मिलने आता है। एरन ग्रे को याद दिलाता है अपने उस कंप्यूटर चिप स्टेम के बारे में कि वो उसे ठीक कर सकती है। अगर एरन उस चिप को ग्रे की बॉडी में इम्प्लांट कर दे तो ग्रे फिर से ठीक हो सकता है। एरन ग्रे को बताता है कि अगर वो छोटी सी चिप एरन ग्रे के अंदर इम्प्लांट कर दे तो ग्रे फिर से पहले जैसा हो सकता है, जिसपे ग्रे को यकीन नहीं होता और वो एरन को वहाँ से जाने को कहता है, जिसपे एरन कहता है कि उसे भी आशा के जाने का दुख है। वो इस बारे में तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन ग्रे को पहले जैसा जरूर बना सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रे को एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा और ये ऑपरेशन एरन के घर पर होगा, किसी पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं। और इतना कह के एरन वहाँ से चला जाता है। ग्रे उसकी बात मान लेता है और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करता है कि वो इस चिप के इम्प्लांटेशन के बारे में किसी को कभी नहीं बताएगा और दूसरों के सामने वो ऐसे ही इनएक्ट करेगा जैसे वो पैरालाइज्ड है। और एरन के घर में ग्रे का ऑपरेशन शुरू होता है। कुछ डॉक्टर्स वो चिप ग्रे के गर्दन में इम्प्लांट कर देते हैं। फिर ग्रे को होश आता है और उससे अपने हाथ और पैरों को हिलाने को कहा जाता है, जिसमें ग्रे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी एक फीमेल डॉक्टर कहती है कि हो सकता है इसमें कुछ टाइम लगे, लेकिन तभी अचानक से ग्रे अपना हाथ ऊपर कर देता है। ये देख के एरन को विश्वास नहीं हो रहा था और एरन ग्रे से खड़े होने को कहता है और ग्रे अचानक अपनी व्हीलचेयर छोड़कर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो चिप काम करने लगी थी। ग्रे अब उस चिप की मदद से पहले की तरह चल फिर सकता था। ग्रे एरन से पूछता है कि उसके हाथ पैर कौन हिला रहा है, जिसपे एरन कहता है कि ये सब ग्रे खुद ही कर रहा है। दिमाग स्टेम को ऑर्डर देता है और स्टेम उसी हिसाब से काम करता है। स्टेम ग्रे की गर्दन पर लगी हुई चिप का नाम था।
ग्रे वापस अपने घर आता है, कारा दरवाजा बंद कर देती है और ग्रे व्हीलचेयर को छोड़कर खड़ा हो जाता है। कारा उसे डिटेक्टिव कॉर्टिस के भेजे हुए कोरियर्स के बारे में बताती है। ग्रे उन डॉक्यूमेंट्स को चेक ही कर रहा होता है जब उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है। ग्रे वो सीसीटीवी फुटेज ही देख रहा होता है जब अचानक से एक आवाज आती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, और ये आवाज थी स्टेम की। ग्रे ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था और उसे ये आवाजें सुनाई पड़ रही थी। तभी ग्रे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे आवाज आती है कि स्टेम। तभी ग्रे को पता चलता है कि वो आवाज थी स्टेम की जो उसके अंदर इम्प्लांट किया गया था। ग्रे ये सुनकर डर जाता है और स्टेम से चुप रहने को कहता है, पर कुछ देर बाद ग्रे स्टेम से वापस से बोलना शुरू कर देता है। ग्रे स्टेम से पूछता है कि क्या उसके अलावा कोई और भी उसे सुन सकता है, जिसपे स्टेम कहता है नहीं, वो सिर्फ ग्रे से ही बात कर रहा है और सिर्फ ग्रे ही उसे सुन सकता है। तभी स्टेम ग्रे को दिखाता है कि उस फुटेज में जिस आदमी ने आशा पे गोली चलाई थी उसके हाथ में कोई गन नहीं थी, जिसपे ग्रे कहता है कि उसने आशा पे गोली चलाई, इसका मतलब उसके हाथ में गन जरूर होगी। जिसपे स्टेम कहता है कि तुम गौर से देखो, उसके हाथ में कोई गन नहीं है, उसने अपने हाथ में इम्प्लांट की हुई गन से आशा पे गोली चलाई थी। तभी स्टेम ग्रे को उस दूसरे आदमी को दिखाता है जिसने आशा का पर्स उठाया था, जिसके हाथ पर एक निशान था। ग्रे जूम करके उस निशान को देखने की कोशिश करता है पर वो इमेज ब्लर थी, इसलिए ग्रे को कुछ नहीं दिख रहा था। जिसपे स्टेम कहता है कि उसने उस इमेज को रिबिल्ड कर लिया है और वो उसे दिखा सकता है। पेपर और एक पेंसिल उठाने को कहता है और ग्रे स्टेम की मदद से उस निशान को ड्रॉ कर देता है। ग्रे उस टैटू को देख के कहता है कि उसने ये टैटू कहीं देखा है, ये एक मिलिट्री का टैटू है। स्टेम कहता है कि वो इसके बारे में बता सकता है और वो ग्रे को उस टैटू को अपनी आंखों के सामने रखने को कहता है। ग्रे उस टैटू में लिखे हुए सारे शब्द पढ़ देता है, उसके एड्रेस और उसके ब्लड ग्रुप के साथ। ग्रे ये देख के खुश हो जाता है कि उसको उस ग्रुप का पता चल गया जिसके एक आदमी ने ही उसकी वाइफ आशा को मारा था। ग्रे उस आदमी के बारे में डिटेक्टिव कॉर्टिस को बताने की कोशिश करता है पर स्टेम उसे रोक देता है। स्टेम कहता है कि पुलिस को बताने से पहले ग्रे को खुद श्योर होना पड़ेगा उस आदमी के बारे में। ग्रे के पास उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत होना बहुत जरूरी है, तभी पुलिस उस पर विश्वास करेगी। और ग्रे स्टेम के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है अपनी व्हीलचेयर के साथ। ग्रे उस एड्रेस पे पहुंच के उस घर को खोलता है जो कि बाहर से लॉक था। खोलने के बाद वो वहाँ की चीजों की तलाशी लेता है ताकि उसे कुछ सुराग मिल सके। वो उसके फोन के मैसेजेस चेक करता है, उसका वार्डरोब, किचन, सब कुछ चेक करता है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और तभी वो आदमी जिसने आशा का बैग लिया था और जिसके हाथ पे टैटू था, जिसका नाम था सर्क ब्रैंटनर, सर्क वहाँ आ जाता है और ग्रे को अपने घर में देख लेता है। ग्रे कहता है कि सर्क ने उसकी वाइफ को मारा, जिसपे सर्क कहता है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा, उसकी वाइफ को मारने वाला कोई और था। पर ग्रे को इस बात पे यकीन नहीं था क्योंकि उसने सर्क को खुद उसी ग्रुप में देखा था और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सर्क ग्रे पर हमला कर देता है और ग्रे स्टेम को परमिशन दे देता है लड़ने की। स्टेम ग्रे के द्वारा सर्क को मारने लगता है, एक बड़ा सा चाकू उसके मुंह पे रखकर उसको मार डालता है। जब एरन को इस बात का पता चलता है तो वो ग्रे पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने ग्रे से इस बात को राज रखने के लिए कहा था और ग्रे की इस हरकत से इस बात का खुलासा सबके सामने हो सकता था और उसका ये ऑपरेशन बंद हो सकता था। उधर डिटेक्टिव कॉर्टिस के पास सर्क ब्रैंटनर का केस आता है। वो उसकी छानबीन करने लग जाती हैं, जहाँ की एक सीसीटीवी फुटेज में से नजर आता है कि ग्रे उस दिन उसी एरिया में पाया गया था जहाँ पे सर्क का घर था और उसकी मौत हुई थी। डिटेक्टिव कॉर्टिस को लगता है कि ग्रे का इसमें जरूर कोई हाथ है और वो इसकी पूछताछ करने ग्रे के घर आती हैं, जहाँ ग्रे उन्हें व्हीलचेयर पर मिलता है। कॉर्टिस पूछती है कि क्या ग्रे ने सर्क ब्रैंटनर के बारे में कुछ सुना, जिस पर ग्रे कहता है कि नहीं। कॉर्टिस पूछती है कि क्या इस हादसे में ग्रे का कोई हाथ है, जिसमें ग्रे कहता है कि नहीं। कॉर्टिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो वहाँ से चली जाती हैं। ग्रे स्टेम से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिस पर स्टेम कहता है कि उन्हें द ओल्ड बोन्स जाना चाहिए। दोस्तों, द ओल्ड बोन्स एक पब था जो कि ग्रे के पुराने घर के एरिया में था। स्टेम कहता है कि ग्रे को वहाँ खुद जाना होगा। ग्रे अपने व्हीलचेयर पे उसी पब में जाता है जहाँ पे वो शराब पीता है ताकि लोगों को लगे कि वो एक पैरालाइज्ड इंसान है। तभी ग्रे सबसे पूछता है कि उस पब में मौजूद किसी ने उसकी वाइफ को मार डाला है, तो अगर कोई सर्क ब्रैंटनर को जानता है तो वो खुद ब खुद ग्रे के सामने आ जाए। ग्रे की ये बात सुनकर के सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं और तभी एक आदमी जिसका नाम तोलन था वो सामने आ जाता है। तोलन कहता है कि वो सर्क को जानता था और वो उसी ग्रुप का है। ग्रे तोलन से कहता है कि वो उनके ग्रुप के सारे लोगों का नाम बता दे, नहीं तो ग्रे उन्हें मार डालेगा। इस पे तोलन हंसने लगता है क्योंकि उसको लगता था कि ग्रे एक पैरालाइज्ड इंसान है और वो और उसके कुछ साथी ग्रे को लेकर के उस पब के पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं, वॉशरूम के पास। स्टेम ग्रे के सारे पेन रिसेप्टर्स को ऑफ कर देता है ताकि ग्रे को किसी भी तरीके की चोट का या दर्द का एहसास ना हो। तोलन एक नाइफ लेकर के ग्रे की बॉडी में चुभोने लगता है, ये देखने के लिए कि ग्रे को दर्द होता है या नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ग्रे ने सच में सर्क को मारा है तो वो जरूर व्हीलचेयर पे बैठने का नाटक कर रहा होगा। और ग्रे अचानक से स्टेम को अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेने को कहता है और ग्रे और तोलन में फाइट हो जाती है। तभी ग्रे तोलन के ऊपर बैठ जाता है और स्टेम से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिसपे स्टेम कहता है कि उसे अब चाकू उठा लेना चाहिए और ग्रे
वो उस चाकू को उठा करके तोलन को मारने की कोशिश करता है, पर उससे वो नहीं हो पा रहा था। तभी वो स्टेम को पूरी परमिशन दे देता है कंट्रोल लेने की, और स्टेम तोलन की बॉडी पे चाकुओं से वार कर देता है। ग्रे तोलन से पूछता है कि उन लोगों ने उसकी वाइफ को क्यों मारा, जिसपे तोलन कहता है कि उसे काम दिया गया था, उसकी वाइफ को मारना उसके लिए एक जॉब था। जिसपे ग्रे पूछता है कि कोई भी आशा को मरवाना क्यों चाहेगा और किसने मरवाया है उसकी वाइफ आशा को, जिसपे तोलन कहता है फिस्क। तभी ग्रे को दिखता है कि तोलन के हाथ में भी एक इम्प्लांट गन थी, उसके हाथ पे भी वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे सर ब्रैंटनर के हाथ में बने थे। और तभी स्टेम ग्रे को एक चिप दिखाता है जिसपे लिखा हुआ था कोबाल्ट। फ्रेंड्स, कोबाल्ट वही कंपनी थी जिसके लिए आशा काम करती थी। तभी स्टेम ग्रे से कहता है कि एरन उसे ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एरन अपने घर से बैठ करके स्टेम की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा था और उसकी सारी लोकेशंस को ट्रेस कर रहा था। स्टेम ग्रे को बताता है कि इससे पहले कि एरन स्टेम को ऑफ कर दे, उन्हें एक हैकर को ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो स्टेम को दोबारा से ऑन कर सकते हैं। तभी स्टेम सर्च करके एक हैकर जिसका नाम था जेमी, उसका पता ढूंढ लेता है, जो कि उस पब से 10 मिनट की दूरी पे था। स्टेम ग्रे से कहता है कि इससे पहले एरन उसे ऑफ कर दे, ग्रे को वहां तक पहुंचना होगा और अपने इनपुट्स को ऑफ करवाना होगा। और ग्रे उस हैकर जेमी के पास जाने के लिए निकल जाता है। ग्रे के जाने के बाद उस पब में फिस्क आता है, क्योंकि तोलान फिस्क के लिए ही काम कर रहा था और फिस्क ने ही उसे आशा को मारने का काम दिया था। फिस्क अपनी उंगली तोलान की आंखों के पास लेके जाता है। फिस्क के हाथ से एक पिन निकलती है जो कि तोलान की आंखों में जाती है और फिस्क को वर्चुअली सब कुछ दिखने लगता है जो भी अभी तक वहाँ पे हुआ था, यानी कि जो भी अभी तक ग्रे ने वहाँ पे किया था। फिस्क को पता चल जाता है कि ग्रे उस हैकर जेमी के पास गया है और उसे उस एड्रेस का पता मिल जाता है। फिस्क भी वहाँ से उस एड्रेस पे जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो ग्रे को मार सके। लेकिन वहाँ जाने से पहले उस पब के मालिक जिसका नाम मैनी था, उससे फिस्क कहता है कि उसने कैसे ग्रे को उसके आदमियों को मारने दिया, जिस पर मैनी कहता है कि उसके आदमियों को बचाना उसका काम नहीं है। मैनी को लगता था कि फिस्क उसको मार देगा, इसलिए वो फिस्क की तरफ बंदूक तान देता है। तभी फिस्क छींक देता है और उसकी छींक से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि बहुत ही नुकीले थे और वो मैनी की नाक में चले जाते हैं और उसको चोक करके मार देते हैं। फिस्क और उसके साथ का एक आदमी ग्रे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं उसी बिल्डिंग में। ग्रे अब बेहोश होने लगा था क्योंकि एरन स्टेम को ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी तरह ग्रे उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जेमी के पास और कहता है कि उसके इनपुट्स को ऑफ कर दे। जेमी अपने काम पे लग जाती है। जेमी बताती है कि उसने ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं देखा और उसे उन इनपुट्स को ऑफ करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उधर ग्रे वापस से धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा था क्योंकि एरन ने स्टेम को ऑफ करने का कमांड भेज दिया था। तभी फिस्क और उसका एक आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं। उसकी गैंग के आदमी के हाथ में भी वैसी ही इनबिल्ट गन थी जैसे उसकी गैंग के बाकी आदमियों के पास थी और वो उसको लोड कर लेता है ग्रे को मारने के लिए। तभी ग्रे को पता चलता है कि स्टेम वापस से एक्टिव हो गया है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिस्क के साथ आया आदमी उस ग्रे पर गोलियां चलाता है ताकि वो उसको मार सके और भागते भागते ग्रे उस बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है। स्टेम ग्रे को रुकने को कहता है क्योंकि वहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं था, जिस पर ग्रे परेशान हो जाता है और कहता है कि वो वहाँ से कैसे निकलेंगे। स्टेम कहता है उसे ग्रे की पूरी परमिशन चाहिए और वो उसे वहाँ से निकाल लेगा, जिसपे ग्रे उसे परमिशन दे देता है और उस आदमी और ग्रे में फाइट हो जाती है और ग्रे उस आदमी के हाथ में इम्प्लांट की गई बंदूक से उसी के सर पे गोली मार देता है और उसका सर फट जाता है और ग्रे वहाँ से भाग के अपने घर आ जाता है। ग्रे को चलता हुआ देख के उसकी मॉम भी बहुत शॉक थी। तब ग्रे अपनी मॉम को अपने ऊपर हुए उस ऑपरेशन के बारे में बताता है जो एरन ने किया था। तोलान का केस भी डिटेक्टिव कॉर्टिस के पास जाता है और उनको वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में फिर से ग्रे दिखाई देता है। उनको फिर से शक होता है कि जरूर ग्रे का इन सब के पीछे कोई हाथ है और वो ग्रे से वापस मिलने जाती है, जहाँ पर ग्रे उन्हें बेड पे लेटा हुआ मिलता है, वैसे ही पैरालाइज्ड। डिटेक्टिव कॉर्टिस पूछती हैं कि क्या इन सब घटनाओं के पीछे ग्रे का कोई हाथ है, तो वो उन्हें अभी बता दे, नहीं तो वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी। जिस पे ग्रे कहता है कि वो एक पैरालाइज्ड इंसान है, वो ये सब कैसे कर सकता है, और अगर डिटेक्टिव कॉर्टिस वाकई में उसकी मदद करना चाहती हैं तो उसकी वाइफ आशा को मारने वालों को ढूंढे। और डिटेक्टिव कॉर्टिस वहाँ से चली जाती है। स्टेम ग्रे से कहता है कि उन्हें फिस्क को मारना होगा इससे पहले कि फिस्क उन्हें ढूंढ के मार दे। ग्रे फिस्क को ढूंढने निकल जाता है और ये सारी बातें डिटेक्टिव कॉर्टिस ग्रे के घर के बाहर एक चिप के थ्रू सुन रही थी। ग्रे फिस्क को मारने के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाता है और डिटेक्टिव कॉर्टिस भी उसका पीछा करने लगती हैं। ग्रे को पता चल जाता है कि डिटेक्टिव कॉर्टिस उसका पीछा कर रही थी और डिटेक्टिव कॉर्टिस के होते हुए वो फिस्क को नहीं मार पाएगा, इसलिए वो स्टेम से हेल्प मांगता है। स्टेम उस रोड पे चल रही एक इलेक्ट्रॉनिक कार के सिस्टम को हैक कर लेता है और उसको रिवर्स में लेके आता है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कार पीछे आने लगती है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है और वो अचानक से डिटेक्टिव कॉर्टिस की गाड़ी से टकरा जाती है और ग्रे डिटेक्टिव कॉर्टिस को चकमा देके वहाँ से निकल जाता है। ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है। ग्रे फिस्क से पूछता है कि
उसने उसकी वाइफ आशा को क्यों मारा, जिसपे फिस्क कहता है कि उसे ये काम दिया गया था, जबकि उसे आशा को नहीं ग्रे को मारने का काम दिया गया था। बस आशा को मारने के उसे कुछ ज्यादा ही पैसे मिल गए। ग्रे फिस्क से पूछता है आखिर कोबाल्ट कंपनी आशा को क्यों मारेगी, क्योंकि फिस्क भी कोबाल्ट कंपनी के लिए ही काम करता था। जिसपे फिस्क कहता है कि कोबाल्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे ऑर्डर कहीं और से मिला था जिसमें उसे सिर्फ ग्रे को मारना था। ये सुनकर ग्रे और फिस्क में लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रे स्टेम से हेल्प मांगता है, जिसपे स्टेम कहता है कि फिस्क उसके मूव्स का पहले से ही अंदाजा लगा रहा है, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता और अब ग्रे को खुद अपनी हेल्प करनी होगी। फिस्क ग्रे को मारने ही वाला होता है जब ग्रे फिस्क को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसका सिर पीछे लगे हुए कांच से लड़ा के उसको मार देता है। स्टेम ग्रे से कहता है कि ग्रे को फिस्क का फोन चेक करना चाहिए, उसे जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। ग्रे फिस्क का फोन चेक करता है जहाँ पे उसे एरन की आवाज सुनाई देती है। ग्रे को लग रहा था कि ये सब एरन ने किया है और वो उसके घर की तरफ निकल जाता है। ग्रे एरन के घर पहुंच जाता है और एरन से पूछता है कि उसने अपने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी वाइफ को क्यों मारा और उसे पैरालाइज कर दिया, जिसपे एरन कहता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि उसने ये सब नहीं किया। ग्रे पूछता है तो फिर फिस्क के फोन में एरन के मैसेजेस क्यों थे। तभी पीछे से डिटेक्टिव कॉर्टेज आ जाती हैं और वो ग्रे को बंदूक फेंक के नीचे बैठने को कहती हैं। ग्रे कहता है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी अब कोई और चला रहा है, लेकिन डिटेक्टिव कॉर्टेज इस पे विश्वास नहीं करती और ग्रे को बंदूक फेंकने को कहती हैं। ग्रे बंदूक फेंक के नीचे बैठ जाता है। डिटेक्टिव कॉर्टेज उसको पकड़ने ही वाली होती हैं जब वो डिटेक्टिव कॉर्टेज को पीछे की तरफ धकेल देता है। स्टेम जो कि अब ग्रे की बॉडी में था और ग्रे की बॉडी को चला रहा था, वो डिटेक्टिव कॉर्टेज को गर्दन से पकड़ के ऊपर उठा देता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। ग्रे स्टेम को रोकता है क्योंकि वो डिटेक्टिव कॉर्टेज को मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्टेम कहता है कि डिटेक्टिव कॉर्टेज उन दोनों को मारना चाहती है, इसलिए उन्हें मरना होगा। ग्रे स्टेम से ऐसा करने के लिए मना करता है, जिसपे स्टेम ग्रे से कहता है कि ग्रे का दिमाग बहुत ही नाजुक है और अगर वो स्टेम के अगेंस्ट गया तो वो फट जाएगा, और एक छोटा सा नाइफ निकाल के ग्रे अपने ही हाथों में घुसा लेता है। स्टेम फिर डिटेक्टिव कॉर्टेज को पकड़ के उनको मारने की कोशिश करता है। तभी डिटेक्टिव कॉर्टेज एक इलेक्ट्रिक गन लेकर के ग्रे की गर्दन पर चला देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है। तभी एरन ग्रे को बताता है इन सब में उसका कोई दोष नहीं है, अब वो ये काम नहीं करता, ये काम उसने बहुत ही पहले छोड़ दिया था, बल्कि अब वो किसी और का हुक्म मानता है जो इस समय ग्रे की गर्दन पे है, यानी कि स्टेम। एरन कहता है कि उसने वही किया जो स्टेम ने उससे करने के लिए कहा, ये सब उसी का आइडिया था। एरन का ग्रे को स्टेम के बारे में बताना, उस पे हमला करवाना, एरन का ग्रे को हॉस्पिटल में मिलने जाना, उसे ऑपरेशन के लिए कन्विंस करना और फाइनली ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाना, ये सब स्टेम का ही आइडिया था। एरन तो सिर्फ स्टेम का ऑर्डर मान रहा था। एरन बताता है कि स्टेम एक ह्यूमन बनना चाहता था और इसके लिए उसने ग्रे को चुना। एरन ग्रे से सोचने के लिए कहता है कि स्टेम उसे यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि सिर्फ एरन ही है जो एक और स्टेम बना सकता है और स्टेम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एरन एक और स्टेम बनाए। तभी स्टेम की आवाज ग्रे को अपने दिमाग में सुनाई देती है कि हाँ, स्टेम ने इस काम के लिए ग्रे को चुना और इस बात के लिए ग्रे को स्टेम का शुक्रगुजार होना चाहिए। ग्रे स्टेम से पूछता है कि स्टेम ने उन लोगों को ढूंढने में ग्रे की मदद क्यों की, अगर वो उन सबको ढूंढ करके स्टेम तक ही पहुंचने वाला था, जिसपे स्टेम कहता है कि वो अपग्रेडेड ह्यूमंस थे, लेकिन ह्यूमंस थे और उन लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की थी जिससे सारा शक स्टेम पे आ जाता, इसलिए उनका मरना जरूरी था। तभी स्टेम एरन को बंदूक नीचे करने के लिए कहता है, जिसपे ग्रे एरन से कहता है कि स्टेम की बात मत सुनना, और अचानक से ग्रे एरन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में लगे चाकू को एरन के दिमाग में घुसा देता है और एरन को मार देता है। फिर ग्रे वहाँ गिरी हुई बंदूक को उठाकर डिटेक्टिव कॉर्टेज को मारने की कोशिश करता है, जिसपे ग्रे कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता और वो अपनी पूरी कोशिश करता है स्टेम को रोकने की। डिटेक्टिव कॉर्टेज ग्रे से कहती है कि ग्रे तुम ऐसे नहीं हो, जिसपे स्टेम कहता है कि ग्रे अब यहाँ नहीं है, ग्रे सिर्फ अपने दिमाग की एक छोटी सी जगह में है जहाँ पे वो हमेशा से अपने वाइफ के साथ रहना चाहता था, यानी कि एक फैंटेसी वर्ल्ड। और अब स्टेम का कब्जा ग्रे के पूरे शरीर पर है और वो डिटेक्टिव कॉर्टेज को गोली मार देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चिप जो एक ह्यूमन बनना चाहती थी और उसने इसके लिए ग्रे को चुना क्योंकि ग्रे की बॉडी में कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इम्प्लांट्स पहले से नहीं थे, वो एक प्योर स्पेसिमेन था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि स्टेम अब एरन के कंट्रोल के बाहर हो चुका था और बहुत ही पावरफुल था, इसलिए उसने एरन से ये सब कुछ करवाया ताकि वो खुद को ग्रे की बॉडी में इम्प्लांट करवा सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ग्रे को लग रहा था कि स्टेम उन लोगों को ढूंढने में उसकी हेल्प कर रहा है जिसने उसकी वाइफ आशा को मारा, पर था इसका उल्टा। स्टेम ने ग्रे की हेल्प से उन सभी अपग्रेडेड ह्यूमंस को मार दिया जिन्होंने आशा को मारने में कुछ ऐसी गलतियां की थी, सारा इल्जाम स्टेम पे आ सकता था, और स्टेम ने ग्रे की हेल्प से उन सभी अपग्रेडेड ह्यूमंस को मरवा दिया था। और अब सिर्फ एक ही इंसान ऐसा बचा था, एरन, जो कि एक और स्टेम बना सकता था, और ये स्टेम के लिए एक खतरा था, इसलिए उसने एरन को भी ग्रे के हाथों मरवा दिया।
डिटेक्टिव कॉर्टेस को मारने से पहले स्टेम ने उनको बताया कि ग्रे के दिमाग की एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन ब्रोक हो गई है और ग्रे के दिमाग ने ग्रे को एक फैंटेसी वर्ल्ड में स्टक कर दिया है जहां वो अपनी वाइफ के साथ रहता है और ग्रे की बॉडी पे अब स्टेम का फुल कंट्रोल है। और इतना ही कह के उसने डिटेक्टिव कॉर्टेस को भी मार दिया था। इस मूवी का नाम अपग्रेड इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये मूवी कुछ अपग्रेडेड ह्यूमंस के बारे में बताती है। एक चिप जो खुद भी ह्यूमन बनना चाहती थी और कुछ ऐसे अपग्रेडेड इंसान बनाना चाहती थी जो कि पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सके, स्पेशली इंसानों पर, और कुछ ऐसा ही होना शुरू भी हो गया था। तो ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन मूवी अपग्रेड के बारे में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।